इस कक्षा में हम लोग बातचीत करेंगे मेसोटॉपिक। इसके पहले हम लोगों ने इलोटॉपिक और उसके ऊपर यूटोटॉपिक के बारे में जो अंतर थे उस पे हम लोग बातचीत किए थे। इसमें हम लोग बात करेंगे मेसोट्रॉपिक। मेसोट्रॉपिक उसे कहते हैं कि उस जलाशय या झील को कहते हैं जिसमें न तो अधिक मात्रा में उसमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व हो और न ही कम मात्रा में, यानी कि एक ऐसा झील जिसमें न तो अधिक मात्रा में पोषक तत्व है न ही अधिक मात्रा में, यानी कि उसमें ऐसा भी न हो कि उसमें पोषक तत्व ही न हो, यानी कि एक ऐसा झील जो बीच की अवस्था में होता है उसे हम प्रायः मेसोट्रॉपिक के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के झील का उपयोग मुख्य रूप से मछली पालन के लिए और उस जलीय जीव, यानी कि उस जल में जो भी जीव रह रहे हैं उसके स्वास्थ्य पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसे हम मेसोट्रॉपिक के नाम से जानते हैं। ऐसा झील जो न तो उच्च फास्फोरस और नाइट्रोज से मिलके बना हो, न ही उसमें खनिज लवण अनुपस्थित हो, इस प्रकार की झील को मेसोट्रॉपिक के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद है कि जलीय खरपतवार। जलीय खरपतवार यानी कि यह एक अवांछनीय पौधा है जो प्रायः किसी जल या जलाशय में पाया जाता है और प्रजनन के माध्यम से वह अपनी जनसंख्याओं को वृद्धि करते हैं। जलीय खरपतवार के रूप में हम देखें तो जलकुंभी हो जाएगा। काई जो अवांछनीय रूप से किसी जलाशय में वह पाए जाते हैं, वह अपने प्रजनन एवं जनन के माध्यम से अपनी जनसंख्याओं को वृद्धि करते, उसे हम जल खरपतवार के नाम से जानते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन यानी कि अगर कोई जल है उस जल में विघटित, यानी कि उस जल में अगर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है तो वह जल, यानी कि जिस पानी में ऑक्सीजन की घुलनशील क्षमता अधिक मात्रा में पाई जाती है तो वह जल मछलियों के अस्तित्व के लिए और इसके साथ साथ जो भी उस जल का सेवन कर रहा है उसके लिए अच्छा जल के रूप में माना जाता है। यानी कि घुली हुई ऑक्सीजन और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, यानी कि डीओडी जिसे डिजॉल्व ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा जल जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कहते हैं। यह पानी के मापने का एक पैरामीटर है। इस विधि के दौरान हम पानी की गुणवत्ता को नापने का प्रयास करते हैं। जिस मात्रा में या जिस भी जलाशय में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन घुले होंगे वहाँ जो मछली होगी उसके अस्तित्व के लिए, यानी कि मछलियों के जीवन के लिए एक विविध आयाम के रूप में रहेगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन उसे कहते हैं जब किसी जल में वह घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा को निरूपित करता है। यह पानी को मापने का एक अच्छा पैरामीटर के रूप में है। अगर किसी जलाशय में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन घुलित है उस जल में तो वहाँ मछली की जो अस्तित्व है उच्च स्तर की होगी। सीबीओडी याद, जिसे प्रायः बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे कार्बोनेशियंस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से भी जानते हैं। यानी कि सी बी ओ डी जिसे प्रायः बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या कार्बोनेशियस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अधिक गर्मी या अधिक पोषक तत्व, यदि किसी जलाशय में अधिक मात्रा में पोषक तत्व हैं तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन की मात्रा है, पोषक तत्व में हमने ऊपर चर्चा की थी उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, अगर किसी जलाशय में अधिक मात्रा में खनिज तत्व मिले हुए हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वह कम हो जाएगी, जिससे जो भी जलीय जीव उस जलाशय में है उनके जीवन पे संकट के रूप में, यानी कि उनके जीवन पे संकट स्थापित हो जाएगा। इससे कह रहे हैं कि अगर अधिक गर्मी या पोषक तत्व
की वजह से ऑक्सीजन यानी कि उस जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, उसे हम बायोलॉजिकल डिमांड के नाम से जानते हैं। इसे प्रायः सीबीओडी के नाम से यानी कि कार्बोनेशियस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। यानी कि अगर खनिज लवण की मात्रा अधिक उस जलाशय में हो गई तो जो भी जीव जंतु हैं भोजन पचाने के लिए उन्हें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, जिसकी वजह से उस जलाशय यानी कि जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन थी उसकी खपत अधिक मात्रा में होने के कारण उस जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती। इसी को हम बीओडी के नाम से जानते हैं। यानी कि जहाँ खनिज तत्व एवं जल उच्च यानी कि गर्म जल पाया जाए तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसके पहले की कक्षाओं में हमने यूटोफेक्सिया के बारे में बातचीत किए थे। पुनः एक बार संक्षेप में इस पे हम लोग बात करें। यूटोफेक्सिया एंड दी ब्लू बॉडी सिंड्रोम, जिसे हम प्रायः छोटे बच्चों में इस प्रकार की बीमारी को देखने को मिलता है। यूटोफेकिया एंड ब्लू बॉडी सिंड्रोम, यूटूफिकेशन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान यानी कि यूटूफिकेशन में हमने यह देखा कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान पानी का पूरा शरीर यानी कि उसके कुछ हिस्सों में यूटूफिकेशन। इसके पहले की कक्षाओं में हमने देखा कि यूटूफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो भी खनिज लवण है यानी कि अगर किसी जल में अधिक मात्रा में खनिज लवण पाए जाते हैं जिसमें कैल्शियम हो गया, कैल्शियम फास्फोरस यानी कि उसमें अगर खनिज लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उसमें विशेषकर नाइट्रोजन और फास्फोरस अगर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अगर वही जल अगर कोई बच्चा सेवन कर रहा है यानी कि यूटूफिकेशन के दौरान हमने इसके पहले की कक्षाओं में देखा कि इस विधि के माध्यम से अगर कोई जलाशय या जल है उसमें खनिज लवण जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की मात्रा है उस जल में कम होती है। अगर उस जल को कोई बच्चा सेवन कर रहा है या कोई छोटा बच्चा उस जल को सेवन कर रहा है तो अधिक मात्रा में खनिज लवण होने की वजह से उस जल में उसके शरीर के कुछ हिस्सों पे वह जाके नीले नीले रंग के रूप में हमें दिखाई देती है और उसके जो एक अंग या समूह है उस पे उसका व्यापक प्रभाव दिखता है। उससे इसी प्रक्रिया को हम ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। यानी कि यूटूफिकेशन के माध्यम से जब किसी जलाशय में खनिज लवण की मात्रा अधिक है जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक है, उस वजह से उस जलाशय में जो ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए वह कम होती। जब उस प्रकार का जल का सेवन कोई बच्चा कर रहा है तो उसके बाद ही में जाके वह खनिज लवण स्टोरेज हो जाती है और उसके शरीर पे नीला नीला उभरा हुआ भाग दिखाई देता है जिसे हम ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्य वजह यही है कि उस जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होना जिसकी वजह से उसके शरीर पे नीले नीले भाग हमें दिखाई देते, उसे ब्लू बॉडी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। एरोबिक पाचन उसे कहते हैं। सबसे पहले हम एरोबिक डाइजेशन, जिसे अंग्रेजी में एरोबिक डाइजेशन किससे कहते हैं इसको समझेंगे और इसके बाद तो हम एरोबेनिक डाइजेशन, दोनों में अंतर। एरोबिक डाइजेशन है एक एनोरोबिक डाइजेशन, दोनों में जो बुनियादी अंतर है उस अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एरोबोनिक डाइजेशन देख रहे हैं जिसे एरोबिक पाचन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि एरोबिक
डाइजेशन को एरोबिक पाचन के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि या इस प्रक्रिया के दौरान प्रायः ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि इस विधि के माध्यम से ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी कार्बनिक कीचड़ है, यानी कि जो भी कार्बन, जिसमें कार्बन पाया जाता है, यानी कि जो भी कार्बनिक कीचड़ है, कीचड़ को ठोस पदार्थ के अपघटन के रूप में जाना जाता है। यानी कि एरोबिक प्रक्रिया के माध्यम से या एरोबिक पाचन के माध्यम से ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन के सहयोग के माध्यम से जो भी कार्बनिक कीचड़ पदार्थ हैं, उसका अपघटन किया जाता है। यानी कि इस विधि के माध्यम से ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी कार्बनिक पदार्थ या कीचड़ है, उसका अपघटन किया जाता है। और इस विधि में ऑक्सीजन का प्रयोग प्रायः बुलबुले के रूप में किया जाता है। और इस विधि में ऑक्सीजन का जो भी प्रयोग है वह बुलबुले के रूप में किया जाता है। इस विधि के माध्यम से प्रायः जो भी कार्बनिक पदार्थ है उसको अपघटित किया जाता और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस विधि में ऑक्सीजन का प्रयोग प्रायः बुलबुले के रूप में किया जाता। और इस विधि के माध्यम से जो भी सूक्ष्म जीव जो कार्बनिक पदार्थ या कीचड़ में पाए जाते थे, एक बड़े हिस्से को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऑक्सीकरण कर देते हैं। पुनः इस रिएक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। एरोबिक डाइजेशन, यानी कि जिसे एरोबिक पाचन कहा जाता है, इस विधि के माध्यम से सबसे पहले जो कार्बनिक, यानी कि कार्बन युक्त जो भी कीचड़ या गंदगी है, उसमें हम ऑक्सीजन की सहायता से ऑक्सीजन को बुलबुले के रूप में, यानी कि हवादार के रूप में उस में प्रवेश कराते हैं। प्रवेश कराने के बाद जो भी कार्बन में कीचड़ रहते हैं, वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रायः जो उस कार्बन में सूक्ष्म जीव या कीचड़ थे, उन पदार्थों के बड़े मात्रों का सेवन करके या भोजन के रूप में अपघटित करके उसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऑक्सीकरण कर देते हैं। यानी कि इस विधि के माध्यम से जो भी कार्बनिक पदार्थ है कि उसमें कार्बनिक कीचड़ को ऑक्सीजन के बुलबुलों के माध्यम से उस कीचड़ में ऑक्सीजन को प्रवेश किया जाता है। कार्बनिक जो भी कीचड़ है उसमें सूक्ष्म जीव है, ऑक्सीजन जब उसमें प्रवेश किया जाता है तो वह बड़े से कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करके वह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऑक्सीकरण कर देते हैं। यह पूरी प्रक्रिया एरोबिक पाचन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस प्रकार की पाचन प्रक्रिया लागत उच्च होने के कारण प्राय इस प्रकार की विधि का प्रयोग कम मात्रा में किया जाता है। दूसरा जो एनोरोबिक पाचन, ये पहला एक जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए वह एरोबिक पाचन था, जबकि दूसरा एनोरोबिक, बस नाम में थोड़ा सा अंतर है। एक पहले का एरोबिक और दूसरे का एनोरोबिक पाचन है। इस प्रक्रिया को समझने से पहले हम देखेंगे कि एनोरोबिक डाइजेशन किसे कहते हैं। यानी कि इस विधि के माध्यम से अधिकांश जो कार्बनिक पदार्थ हैं उसे हम ऑक्सीकरण करके न तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेंगे न ही जल में बदलेंगे। यानी कि एरोबिक डाइजेशन के माध्यम से अधिकांश कार्बनिक पदार्थ जो बायोगैस में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि इस विधि के माध्यम से जो भी कार्बनिक पदार्थ या कीचड़ है उसको हम सीधे तौर बायोगैस में परिवर्तन करेंगे। बायोगैस में मीथेन बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है।
यानी कि एनोरोबिक प्रक्रिया के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से जो भी कार्बनिक पदार्थ है उसको हम सीधे बायोगैस के रूप में रूपांतरित करते हैं। इसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इस विधि के माध्यम से जो भी कार्बनिक पदार्थ है उसको कम मात्रा, यानी कि जो कीचड़ है उससे बहुत कम कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया जो हम इसके पहले एरोबिक पाचन की बात किए थे उसके सापेक्ष लागत में, यानी कि इसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है, इसलिए यह प्रक्रिया लागत में कम है। इस विधि के माध्यम से ठोस से सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तन करते हैं। आखिरी उत्पाद के रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इस प्रक्रिया के दौरान, पूरी प्रक्रिया के दौरान जो भी कीचड़ है वो काफी हद तक कम हो जाते हैं।